शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शोपियां के फेरीपुरा इलाके में लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और वहीं पर दूसरा ये एनकाउंटर है शोपियां में और लगातार एक के बाद एक एनकाउंटर जो है वो शोपियां में जो शुरू हुआ है उसके हवाले से खबर सामने आ रही है कि 2 से 3 आतंकियों की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। फेरीपुरा इलाका है और श्रीनगर में बिहारी नागरिक का हत्यारा आतंकी शोपियां में जो कल मारा गया 3 में से 1 बताया जा रहा है जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिसको श्रीनगर में एक नॉन लोकल वेंडर को वीरेंद्र पासवान जिसका नाम था उसको गोलियों का निशाना श्रीनगर में बनाया गया था और बताया जा रहा है कि उस अटैक के पीछे इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। 3 में से 1 की पहचान हुई है और वहीं पर चलिए रुक करते हैं शोपियां से। हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद बताइएगा क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, फेरीपुरा इलाका है, किस तरह का ये इलाका है, क्या ये रिहायशी इलाका है, क्या बताया जा रहा है, कितने मिलिटेंट्स के छिपे होने की आशंका है? पूरे एरिया में जहां पर कल शाम से ही फौज को मुसल्लह इत्तला मिली कि इस गांव में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट शोपियान का ये दूसरा एनकाउंटर है। पहले एनकाउंटर में जो है 2-3 मिलिटेंट जो है मारे जा चुके हैं। इस एनकाउंटर की अगर हम बात करें, इस एनकाउंटर में अभी तक जो है 1 मिलिटेंट जान बाक हुआ है और यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इस एरिया में अभी भी छुपे हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फायरिंग जो है दोनों तरह से अभी जारी है। ये बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में कितना टाइम लगेगा ये अभी आने वाला वक्त की बताया। आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं सिक्योरिटी का यहाँ पे कितना इंतजाम रखा गया है और ये जो मिलिटेंट जो है ये अंदर ही छुपे हैं। ये रिहायशी एरिया है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ये रिहायशी एरिया है, फेरीपुरा एरिया, जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ। आप साफ तौर से देखते हैं कि यहाँ पे जो है आर्मी की जवान जो है लगातार जो है मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच में जो है लगातार जो है फायरिंग जारी है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप सूरत हाल फिलहाल वहां का बता रहे हैं। ताजा क्या कुछ तफसीलात हैं वो हम तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक आपने अपडेट बताया कि 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है और क्या बताया जा रहा है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस जो है जाहिर तौर पर एनकाउंटर पे तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया जाता है और कौन कौन से जो इलाके हैं और एग्जैक्टली ये जो इलाका है शोपिया में कहाँ पे है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये फेरीपुरा एरिया है शोपिया हेडक्वार्टर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। अगर हम बात करें 2 जगहों पे ताला लगा हुआ था, 4 बजे ताला लगा हुआ 2 जगहों पे लगा था। एक जगह पे जो पहला एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था तकरीबन 5 बजे एनकाउंटर स्टार्ट, फिर उसके बाद जो है सुबह के 10 बजे इस गांव में जो है फेरीपुरा एरिया है इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं जो है मिलिटेंट ने जो है आर्मी को जो है मूवमेंट दिखी थी यहाँ पे मिलिटेंट छुपे जो ही वो उस टारगेट हाउस की तरफ गए तो मिलिटेंट ने उनके ऊपर जो है पहला फायर हो रहा है जो कि फिर उनके ऊपर एनकाउंटर में अभी तक जो है 1 मिलिटेंट मारा जा चुका है और यही बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट इस वक्त जो है अंदर छुपे हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि फायरिंग जो है लगातार जारी है। 1 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, 2 मिलिटेंट्स की मौजूदगी है वहां पे बताई जा रही है। अभी क्या दोनों ओर से गोलियों का तबादला जारी है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ये मैं आपको बता दूं कि वाकई से जो है फायरिंग अभी जारी है। मैं आपको सकता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे जो है फायरिंग चल रही है मैं आपको ये भी बता दूं कि यही बताया जा रहा है 2 मिलिटेंट इसमें छुपे हो सकते हैं। एक को मार गिराया गया है, 2 मिलिटेंट अभी अंदर। बिल्कुल, शुक्रिया इरशाद तमाम जानकारी ग्राउंड से पहुंचाने के लिए। इरशाद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बता रहे थे कि अभी 2 मिलिटेंट्स की मौजूदगी वहां पर बताई जा रही है और एक जो मिलिटेंट है वो मारा गया है और साथ ही फिलहाल दोनों ओर से जो गोलियों का तबादला है वो भी जारी है। तो चलिए अब बात करते हैं पुंछ की, क्योंकि पुंछ में कल जिस तरह से सेना को बड़ा नुकसान हुआ, 5 जवान शहीद हो गए, उसके बाद जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने अभियान तेज कर दिया है। टेरा की गली, थना मंडी और पंगाई जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी का अनुमान लगाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने फिलहाल तमाम जो इलाके हैं सख्ती से वहां पर घेराबंदी की है। तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि कल जिस तरह से जिला पुंछ के
सुरनकोट इलाके में जारी मुठभेड़ में सेना को भारी नुकसान हुआ। मुठभेड़ के दौरान सेना के जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। और आपको बता दें कि नियंत्रण रेखा से सटे सुरनकोट इलाके के जो जंगल हैं वहां पर अभी भी ये अभियान सुरक्षा बलों द्वारा तेज कर दिया गया है। और वहीं पर चलिए रुक करते हैं हम पुंछ का। हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जमशेद, ताजा तफसीलात बताइएगा, क्या अभी भी वहां पर जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा जो अभियान है वो जारी है? अभी क्या कुछ सूरत हाल है? जब रेल सुरनकोट इलाके का मुहासरा शुरू किया गया तो उसके बाद आज कल देर शाम से ही थाना मंडी के पंगाई और देरा की गली इलाके में भी कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को घेरे में लिया गया हुआ क्योंकि पर कल ही सेना पर मिलिटेंटों की तरफ से हमला किया गया था जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। और उसके बाद इस पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा है। देर रात को तकरीबन 3 बजे के करीब फिर पंगाई इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी गई है, मगर उसके बाद अभी तक कोई गोलियों की आवाज सुनाई नहीं गई है। मगर और सेना की टुकड़ियां जो इस इलाके में बुला ली गई है क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जिसका कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया है, क्योंकि पूरा जंगल का इलाका होने के कारण सेना को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मगर उसके बावजूद पुंछ की तरफ से बात करें या राजौरी की तरफ से बात करें, दोनों तरफ से सेना की तरफ से इस वक्त पूरे इलाके को घेरे में लिया गया हुआ है। और देर रात को जिस तरह मैं बता रहा हूं कि 3 बजे के करीब फायरिंग की कुछ आवाजें सुनी गई थी, मगर उसके बाद कोई फायर की आवाज सुनने में नहीं आई है। मगर इस पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अगर बात करें डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज की या एसएसपी राजौरी या एसएसपी पुंछ, ये भी अपने अपने इलाकों पे स्पॉट पर पहुंच चुके हैं क्योंकि इस पूरे इलाके में अभी तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस वक्त सेना की जो टुकड़ियां हैं वो जंगल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और लग रहा है जैसे कि जल्द ही इन मिलिटेंटों को ढूंढ निकाला जाएगा। जी प्रियंका। बिल्कुल शुक्रिया जमशेद इस पर ताजा तफसीलात देने के लिए। जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा किस तरह से चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है और आतंकियों की मौजूदगी वहां का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 आतंकियों की मौजूदगी वहां पर हो सकती है। फिलहाल सभी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी को सख्त कर दिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है जल्द से जल्द जो मिलिटेंट्स हैं वो पकड़ में आएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कठुआ की, क्योंकि कठुआ में लगातार जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना का प्रकोप और वहीं दूसरी ओर अब डेंगू की नई लड़ाई जो ये शुरू हुई है। इस हवाले से कठुआ में दिन ब दिन डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। कठुआ शहर में कई लोगों को डेंगू मच्छर का जो डंक है वो लगा है और जिले के कई अन्य इलाकों के लोग भी डेंगू से पीड़ित हुए हैं। सत्ते में आए प्रशासन ने शुरुआत में फॉगिंग अभियान जो है वो करवाया है, पर उसके बावजूद जो आम जनता है उनका कहना है कि जो सहूलियत उन्हें मिलनी चाहिए वो उनको अस्पताल में नहीं मिल रही है। ग्राउंड पर प्रशासन को जो कदम उठाने की जरूरत है उसमें भी कमी नजर आ रही है। पर फिर भी प्रशासन की ओर से जिस तरह से ये कहना है कि पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली है और वो सख्ते में आ गया है। और फिलहाल कठुआ में जो दिन ब दिन डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं उससे जो माहौल है बेहद गंभीर है, क्योंकि लगातार डेंगू का शिकार लोग होते नजर आ रहे हैं। और पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से डेंगू की वजह से कुछ लोगों ने जान भी गंवाई और उसके बाद एक जो डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं उस हवाले से किस तरह का माहौल है जानेंगे। सरबजीत सिंह कठुआ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी सरबजीत, बताइएगा। और इस डेंगू का जो प्रकोप, क्योंकि लगातार हर दिन कोई ना कोई केस देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सिचुएशन कठुआ में बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल प्रियंका, अगर शुरुआत करें तो डेंगू की शुरुआत हुई थी ग्रामीण इलाकों से। जिला कठुआ मुख्यालय से निकटवर्ती गांव गोविंदसर से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां पर एक संदिग्ध मौत भी जो है इस डेंगू की वजह से हुई थी। वहां पर उसके बाद कई संक्रमित मामले जो हैं वो सामने आया था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर घर जाकर वहां पर जितने भी लोग बीमार थे, और गोविंदसर गांव की अगर बात करें तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई शख्स वहां पर बीमार है, तो उन लोगों की सैंपलिंग के लिए जीएमसी कठुआ भी भिजवाया गया था। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो जिला मुख्यालय में शहरी इलाके में कई वार्ड्स ऐसी हैं जहां पर डेंगू के कई संक्रमित मामलों का जो है वो खुलासा हुआ है। यहाँ पर कई संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसके बाद नगर परिषद कठुआ की टीम भी हरकत में आई है और हर वार्ड में यहाँ पर फॉगिंग की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। दवाएं जो है वो छिड़काव उनका किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और लोगों को यही हिदायतें दी जा रही हैं कि पानी ज्यादा इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं पानी इकट्ठा होता है तो उसको दवाइयां उसमें डाल दे ताकि ये मच्छर जो है इसके अंडे वहां पनपने न पाए।
तरह तरह के हथकंडे जो है वो प्रशासन जो है समय समय पर अपना रहा है कि किसी ना किसी तरीके से इस डेंगू के प्रकोप को जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है उसको यहाँ पर रोका जाए। कि फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और हमने पिछले दिनों देखा था कि लोगों की तरफ से बहुत शिकायत थी कि जो फैसिलिटीज देने की जरूरत है वो उन तक नहीं पहुंच रही है। तो प्रशासन की तरफ से उनकी जो शिकायतें हैं क्या उन पे गौर किया गया है और उसके बाद क्या कुछ कदम और उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो गोविंदसर इलाके के लोगों ने वहां पे ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन किया था जिला प्रशासन के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। उनका ये कहना था कि प्रशासन की वजह से ही यहाँ पर जो है डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका ये भी आरोप था कि यहाँ पर ना तो जो जरूरी दवाएं हैं उनका छिड़काव किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर लोगों को समझाया जा रहा है। वहीं इस खबर के प्रकाशित होने के बाद, इस खबर के ब्रॉडकास्ट होने के बाद प्रशासन की टीम भी हरकत में आई है और गोविंदसर गांव की अगर बात करें तो वहां पर जरूरी दवाओं का छिड़काव जो है वो लगातार किया जा रहा है। रेलवे ने भी अपना जरूरी जो दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं कि क्योंकि गोविंदसर की अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन कठुआ से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर भी जरूरी दवाओं का छिड़काव जो है वो किया जा रहा है। फॉगिंग जो लगातार यहाँ पर की जा रही है ताकि जिस तरह से लगातार इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है डेंगू का, इसका प्रकोप कम करने के लिए प्रशासन जो है वो हर तरह के संभव प्रयास यहाँ पर कर रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया सरबजीत तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। सरबजीत सिंह कठुआ से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि हालांकि लोगों को पिछले दिनों काफी शिकायत थी प्रशासन से, प्रशासन अब एक्टिव मोड पे नजर आ रहा है और साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से हर इलाके में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ज्यादा कहीं पर पानी इकट्ठा ना होने दे और इसी के चलते प्रशासन अब कड़े कदम उठाता नजर आ रहा है। कठुआ के बाद अब बात करते हैं हम सांबा की और सांबा की अगर बात करें तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में जो सदस्य हैं उनमें तनातनी नजर आ रही है और ये तनातनी अब चरम सीमा पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। काउंसिल के वाइस चेयरमैन कमेर सिंह के खिलाफ अब एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 17 पार्षदों में से वाइस चेयरमैन के साथ अब सिर्फ 5 पार्षद ही रह गए हैं और काउंसिल में एक बड़ा फेरबदल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि काउंसिल में जल्द हो सकता है बड़ा फेरबदल। तो सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो तनातनी देखने को मिल रही है अब इसका क्या नतीजा निकलता है खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब 17 पार्षदों में से वाइस चेयरमैन के साथ सिर्फ महज 5 पार्षद ही शेष रह गए हैं। अब क्या कुछ फेरबदल काउंसिल में होगा, सबकी नजरें इस खबर पर टिकी हुई हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अटकलें लगाई जा रही हैं, पर फिलहाल ये अपडेट के सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों में जो तनातनी चल रही है उससे क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है और क्या कुछ चेंजेस इसमें आएंगी वो हम आपको बताएंगे। वहीं पर काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है कमेर सिंह, बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी जारी किया गया है। तो ये फेरबदल क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी अटकलें फिलहाल लगाई जा रही हैं और सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में जो तनातनी है उसका क्या कुछ असर पड़ सकता है आने वाले वक्त में, उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। पर फिलहाल जो सांबा से खबर सामने आ रही है उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन है कमेर सिंह, उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और साथ ही 17 पार्षदों में से वाइस चेयरमैन के साथ केवल 5 ही पार्षद जो हैं वो शेष रह गए हैं। क्या वजह है इसकी, क्यों 17 में से सिर्फ और सिर्फ 5 पार्षद ही अब वाइस चेयरमैन के साथ है, क्यों वाइस चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, हम जानेंगे। हमारे संवाददाता सांबा से ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि, बताइएगा ये जो तनातनी सांबा म्युनिसिपल काउंसिल में चल रही है इसके हवाले से क्या अपडेट है और क्या कुछ असर इसका देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के हैं कमेर सिंह, उनके खिलाफ नो कॉन्टेस्ट जो वो दायर चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरे म्युनिसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो 17 यहाँ पर पार्षद है और 17 में से 12 जो है ये अगेंस्ट है वाइस प्रेसिडेंट के और कहीं ना कहीं रीजन हमें ये पता चल पाया कि उनके काम को लेकर सेटिस्फाई नहीं है यहाँ के पार्षद। उन्होंने फाइनली यहाँ नो कॉन्फिडेंस मोशन वो दायर कर दिया है
तो कहीं ना कहीं आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर तनातनी बनी हुई म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। रोटेशन जी, तो ऋषि हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं। जब तक दोबारा ऋषि हमारे साथ कनेक्ट होते हैं लाइव, तब तक हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों में तनातनी देखने को मिल रही है। काउंसिल के वाइस चेयरमैन के साथ केवल 17 में से 5 पार्षद ही शेष रह गए हैं और उसी के चलते जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव भी जारी किया गया है। अब जो ऑफिशियल्स हैं काउंसिल के, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आगे करने का फैसला लिया गया है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। एक बार फिर ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। जी ऋषि। तो मैं आपको वही अपडेट कर रहा हूं कि यहाँ अब म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के अगर 17 पार्षदों की बात करें तो 17 में से 12 जो पार्षद हैं ये अगेंस्ट हो चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के और उनके खिलाफ अब नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुका है। तो इसी के ऊपर तमाम जानकारी लेंगे। यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा के चेयरमैन मेरे साथ मौजूद है कि ये जो तनातनी यहाँ पर बनी हुई है तो इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। 17 में से 12 पार्षद जो है ये अगेंस्ट हो चुके हैं वाइस प्रेसिडेंट के। जी ऋषि, सबसे पहले आपका धन्यवाद। ये कल ही अपने जो म्युनिसिपल काउंसिल सांबा है उसमें 17 अपने पार्षद थे। 17 में से 12 पार्षद विश्वास प्रस्ताव कल उन्होंने किया है। तो आगे चलकर कल हमारी इसकी ऊपर बैठक है, मीटिंग है 17 काउंसिलर की, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट होने के बाद जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो होगा। और कल ही हमारे जो काउंसिलर थे अपने, वो 12 अपने काउंसिलर ने उनके अपना अविश्वास जो प्रस्ताव है वो पेश किया। क्या लगता है रीजन क्या बताया जा रहा है कि उनके काम को लेकर सेटिस्फाई नहीं थे पर पार्षद? जी, सभी पार्षदों का कहना था कि जो उनका जो काम काज का जो ढंग था उससे असंतुष्ट थे। इसी कारण उन्होंने उनके अंकेश नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चलिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि उनके काम को लेकर सेटिस्फाई नहीं थे यहाँ के पार्षद और उसके बाद ही ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दायर किया गया है। लेकिन अब देखना है कि अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है उसको लेकर भी शायद आज या कल में मोहर लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो तनाव का माहौल बना हुआ था उस बीच ये बड़ी खबर है कि सांबा म्युनिसिपल काउंसिल के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो वो दायर किया जा चुका है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, जो यहाँ के पार्षद हैं वो किसको अब अगला वाइस चेयरमैन जो है चुनकर सामने लाते हैं। हम जानकारी देने के लिए और जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि इसका कारण ये है कि जो वाइस चेयरमैन हैं उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो उनके काम से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है। सीबीआई ने आज श्रीनगर में उपराज्यपाल के पूर्व सलाहकार बसीर अहमद खान के आवास पर छापा मारा। सीबीआई की एक टीम सुरक्षा बलों को साथ लेकर बसीर अहमद खान के श्रीनगर के बुलबुल भगत इलाके में पहुंची और वहां अपनी छानबीन शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि यह छापा फर्जी गन लाइसेंस के मामले में मारा गया। बसीर अहमद खान को अभी हाल ही में उपराज्यपाल के सलाहकार पद से हटाया गया था। उनका नाम फर्जी गन लाइसेंस मामले में आने के बाद सीबीआई ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बाबत सूचित किया था, जिसके बाद उन्हें सलाहकार पद से मुक्त कर दिया गया। बसीर अहमद खान जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू के भी सलाहकार रह चुके हैं। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भाजपा ने इन दोनों नेताओं का जहां पार्टी में स्वागत करते हुए कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर में भाजपा को मजबूती मिलेगी, वहीं कांग्रेस और अपनी पार्टी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार उनका वेलकम करती है। मुझे लगता है इससे जम्मू में हमारी पार्टी को और मजबूती मिलेगी आने वाले टाइम पे। पिछले 70 साल से अगर जो हाल जम्मू का देखा गया है, जम्मू को दबा के रखा गया, जम्मू की सोच को, जम्मू की डेवलपमेंट को, जम्मू के लोगों के रोजगार को, हर जगह जम्मू को दबा के रखा गया कश्मीर हुक्मरानों की तरफ से। मुझे लगता है कि 70 साल के बाद जम्मू के लोगों को एक राहत मिलेगी और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो जम्मू के लोगों के लिए है और आने वाले टाइम पे जम्मू के यूथ के लिए डेवलपमेंट, रोजगार और बहुत सारी चीज़ें हम आगे लेके आएंगे और बेहतर होगा वो
उन्हीं चीज़ों के ऊपर पार्टी हाईकमांड सोच भी रही है और आने वाले टाइम पे काम भी करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा है, वो तो कल तक गुप्कार अलायंस के साथ थे और गुप्कार का हिस्सा थे, गुप्कार को चलाने वाले थे। आज वो दूसरी बात कहते हैं, तो ये उनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या फिलासफी है, ये उनसे पूछना बेहतर है। जो मुख्य लोग इकट्ठे ही हैं, मैं नहीं समझता कि वो किस डिक्लेरेशन की बात करते हैं, उनकी अपनी कोई फिलासफी होगी। लेकिन ये है कि कल तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो वही है और वो इस विचारधारा से जुड़े रहे, इसलिए जम्मू के लोग जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल सोच के मुताबिक फैसला करेंगे जब वक्त आएगा। उन्होंने तो फैसला कर लिया। कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड जो रहा 370 टूटने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं जो जम्मू बेस्ड लीडरशिप थी उसको वो सत्ते में थी, क्योंकि उनको जो भावनाएं जम्मू खित्ते की थी और जो कश्मीर खित्ते की थी 370 को लेके, उनको बैलेंस करने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आ रही थी। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स जो है शुरू से हम देखें, जब से ये पार्टी बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस का बनना, ये एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी रही है और एजेंडा भी इनका कश्मीर सेंट्रिक रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति ऐसी रही है सालों पर कि जिसने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा होने नहीं दिया। और ये कुछ लोग जो जम्मू से थे, जो मुझे लगता है आज अपनी राजनीतिक जो जमीन तलाश रहे थे और उनको आज उन्होंने ये फैसला लिया है। कहीं मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है और उनको सोचना पड़ेगा, अपनी एक पॉलिटिक्स जो है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। यही दिक्कत रहती है रीजनल पार्टीज के साथ। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। माता के भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इन 9 दिनों में विशेष आराधना पूजा करते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां नवदुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा का ये स्वरूप अत्यधिक क्रोध को प्रदर्शित करने वाला है। सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा करने पर भक्तों को विशेष फल प्राप्त होता है। जम्मू के बाहु फोर्ट में स्थित मां बावे वाली के दरबार में भी श्रद्धालुओं का खासा रश देखा गया। उन्होंने माता रानी से देश दुनिया में सुख शांति बनाए रखने की प्रार्थना की। जय माता की। आज सप्तम नवरात्र है और सप्तम नवरात्र के दिन जब माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माँ काली की पूजा अर्चना करें और माँ भगवती को प्रसन्न करें। माँ भगवती को प्रसन्न करने से सर्व शत्रु संग्रह का जो है विनाश होता है, रुके हुए कार्य चलते हैं, माता की अनुपम कृपा होती है। माँ भगवती अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है, विजय प्राप्ति दिलाती है। किस तरह का संदेश रहेगा आज? मैं यही कहूँगा कि माँ भगवती के दरबार में जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो नियम पूर्वक आए और श्रद्धा से विश्वास से माता का दर्शन करें। और आज के दिन के लिए बड़ा ही बेसब्री से इंतजार होता है सभी भक्तों को, क्योंकि काल रात्रि का जो नवरात्र है वो सबसे इन नवरात्रों में विशेष माना गया है। तो इस काल रात्रि की पूजा का अवसर ले, माँ भगवती को प्रसन्न करें। ओम जय माता की। क्या कहेंगे आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज मंगलवार का दिन है और माता का 7वां नवरात्र है, जिसमें से पूरी जनता जो हमारी जम्मू कश्मीर की माता वैष्णो देवी और बावे वाली के दरबार में रांगलीला लगाते हैं और माता का नाम रोशन करते हैं और लोगों को भला मांगते हैं, लोग अपना भला मांगते हैं। हम तो यही सभी के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि सभी का परिवार खुशहाल रहे। जो कोविड-19 चल रहा है इसमें से थोड़ा सा अपने लोगों ने अपना परहेज रखना चाहिए और डिस्टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए और सभी लोगों ने ये मास्क पहन कर रखना चाहिए। जय माता दी। आज माता कालरात्रि जी का नवरात्र है। आज बाबे देखिए सारे दर्शन करने आए हुए हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कि सभी लाइन बना के आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के आएँ, माथा टेकें और माता के दर्शन करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।
जम्मू में दशहरा पर्व के लिए हर साल गीता भवन में इस पर्व से करीब 1 महीना पहले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर यहां पहुंच जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी ने उनका भी बंटाधार करके रख दिया। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण 2 सालों से कारीगर जम्मू नहीं पहुंच रहे और इस बार भी दशहरा उत्सव रद्द कर दिया गया, जिसके चलते पुतला दहन नहीं हो पाएगा और कारीगरों के यहां ना पहुंचने पर गीता भवन भी सुनसान पड़ा है। श्री सनातन धर्म सभा जम्मू के प्रधान पुरुषोत्तम ददीची ने बताया कि इस बार भी कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर पुतला दहन नहीं किया जाएगा। हालांकि इस बार सभी मंदिर कमेटियों से अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया है। हम लोग अगर कार्यक्रम करते हैं तो जम्मू शहर की जो लाखों की जनसंख्या उसमें से हजारों लोग यहाँ आएंगे तो उस भीड़ को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को लाठीचार्ज करेगी तो दृश्य अच्छा नहीं होगा। इसलिए जो विचार किया गया कि दशहरे के अवसर पर सभी पूरे प्रांत भर में सभी सनातन धर्म समाज, सभी मंदिर समितियां जो हैं अपने अपने स्थान पर भव्य कार्यक्रम करें। कोविड को ध्यान में रखते हुए थोड़ा दूर दूर बिठाकर और भव्य कार्यक्रम करें और भगवान राम के उस जीवन को जो हमारे लिए आदर्श है, जो एक मर्यादा पुरुष थे, जिन्होंने माता जानकी को जब लंका से लाने गए तो उस समय रावण को जो उसने अधर्म किया था, उसके कुकर्म की सजा उसको दी, उसको रक्त स्नान कराया वहाँ पर, वो सब उसका वर्णन करें कि संसार के अंदर बुराई और अच्छाई का, और बड़े बड़े कार्यक्रम करें और दशहरा को इस बार ना करें, ऐसा प्रयास। मुझे लगता है भगवान राम की कृपा से मार्च महीने तक 2022 तक कोविड का थोड़ा बहुत भय बने रहेगा। अगर लोग सब ठीक ठाक रहें तो मार्च के बाद कोविड जाने वाला है, इसलिए अगले वर्ष बड़ी धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाएं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।